नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के नवगठित ज़िले ब्यावर के ऊपर। यानी ब्यावर ज़िले से जुड़े हुए आपके तमाम फैक्ट, चाहे वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो या आपका कल्चर से रिलेटेड हो, तमाम फैक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं में यदि ब्यावर ज़िले से प्रश्न पूछा जाता है तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उन तमाम फैक्ट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम ब्यावर ज़िले की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और शुरुआत करते हैं हम लोग ब्यावर ज़िले से। ब्यावर ज़िले से यदि हम बात करें तो सबसे पहला फैक्ट हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्यावर ज़िले का जो गठन है वो गठन कब हुआ। ब्यावर ज़िले का गठन कब हुआ? तो ब्यावर ज़िले के गठन की यदि हम बात करें तो इसका गठन होता है आपका, आप लोगों को पता होगा, 4 अगस्त 2023 को। गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। आप लोग पेन और रजिस्टर साथ में खोल के रखिए, और तमाम फैक्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हो, ताकि आप लोगों के सामने जो बर्डन है कि 19 नए ज़िले बन गए, इनके साथ कितनी जीके चेंज होगी। यदि हम रोज़ का एक ज़िला करेंगे तो भी आपका 19-20 दिन में तमाम राजस्थानी ज्योग्राफी जो है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सारे के सारे आपके पुनः तैयार हो जाएंगे। और यही तरीका होता है कि आप बर्डन न बनाते हुए एक दिन में एक ज़िले को कंप्लीट कीजिए, आपका आराम से राजस्थान का जो जीके है वो वापस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि पुराना जीके आपको याद है, अब उसमें केवल और केवल कुछ स्थानों के नाम चेंज हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, ज़िले का नाम परिवर्तन हुआ है, वही तो चेंज करना है और वही चेंज हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, गठन हो गया आपका 4 अगस्त 2023 को। अब इसके जो स्थापना है, स्थापना की गई थी 7 अगस्त जिले के रूप में, यानी उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को। स्थापना बोल दो, चाहे इसका उद्घाटन बोल दो। उद्घाटन की यदि हम बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन कब किया गया था? 7 अगस्त 2023 को। आगे यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने आता है कि ब्यावर जो है इसमें तहसीलें कितनी है। तो इसमें टोटल तहसीलों की संख्या है 7। टोटल तहसीलें कितनी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 7 तहसीलें। 7 तहसीलें और 6 उपखंड है। उपखंड हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 जो इसकी तहसीलें हैं वो तहसीलें कौन कौन सी है। तो अब यदि हम बात करें तो 7 तहसीलों में पहली तहसील जो है उसका नाम है जेतारण। जेतारण आपकी पाली ज़िले से ली गई थी। दूसरी जो तहसील है उसका नाम है रायपुर, और ये भी कहाँ से ली गई थी? पाली ज़िले से ली गई थी। तो 2 तहसील हमने कहाँ से ली? पाली से। 2 तहसील कहाँ से ली? पाली से। और एक तहसील हमने ली भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से जो तहसील ली उसका नाम क्या है? बदनौर। बदनौर तहसील हमने कहाँ से ली? भीलवाड़ा से। यानी एक तहसील आपकी हो गई कहाँ से? भीलवाड़ा से। इसके बाद बचती है हमारे सामने 4 तहसीलें। 4 तहसीलें कौन कौन सी? ब्यावर खुद, टाटगढ़, मसूदा और विजयनगर। ये 4 तहसीलें जो है, ये चारों तहसीलें हमने कहाँ से ली? ये चारों तहसीलें हमने ली है अजमेर ज़िले से। कौन से ज़िले से? अजमेर ज़िले से। तो हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के नवसर्जित ब्यावर ज़िला जो है इसका निर्माण किन 3 ज़िलों से किया गया? तो हमारा आंसर होगा पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। पाली, अजमेर और भीलवाड़ा से। अब कि सर तहसीलें याद करनी पड़ेगी क्या? तो आप लोग चाहो तो एक ट्रिक के माध्यम से इन तहसीलों को याद कर सकते हो। और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि आप लोगों को सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है। और लाइन क्या याद रखनी है कि विजय बेटा जरा बादाम दे। विजय बेटा जरा बादाम दे। यदि आपको ये लाइन याद है तो आप लोगों की ब्यावर ज़िले की सारी तहसीलें आ गई। विजय का मतलब आपकी हो जाएगी विजयनगर तहसील। बे का मतलब हो जाएगा ब्यावर। बे का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यावर तहसील। टा का मतलब हो जाएगा टाटगढ़। जे का मतलब हो जाएगा जेतारण। जे का मतलब हो जाएगा आपका जेतारण। रा का मतलब हो जाएगा आपका रायपुर। बादाम से आप बादा से याद रखो बदनौर। बादा से आप क्या याद रखोगे? बदनौर। और में से आप याद रखोगे मसूदा। तो इस प्रकार से आपको अगर सिंपल सी लाइन याद है, विजय बेटा ज़रा बादाम दे,
तो आप लोगों को अजमेर ज़िले की ब्यावर ज़िले की जो तहसीलें हैं वो सारी की सारी तहसीलें याद हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में अन्य फैक्ट की यदि हम बात करें तो हम लोगों से पूछा जाता है कि ये ज़िला किस प्रकार का है, भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या अंत्यवर्ती जिला है। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि ब्यावर जो है ये आपका अंत्यवर्ती जिला है। कैसा जिला है? अंत्यवर्ती जिला है, यानी न तो किसी देश से सीमा बनाता है और न ही किसी राज्य से सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं कि अजमेर ये आपके कौन से संभाग में स्थित है ब्यावर जिला। तो हमारा आंसर होगा कि ब्यावर जिला जो है उसका संबंध अजमेर संभाग से। कौन से संभाग से? अजमेर संभाग से। अजमेर संभाग जिसमें कि आपके 7 ज़िले हैं, तो अजमेर संभाग से संबंधित है कौन सा जिला? ब्यावर जिला। फिर उसके बाद बात आती है कि ब्यावर जिला जो है ये अन्य किन जिलों के साथ सीमा बना रहा है, अन्य किन जिलों के साथ सीमा बना रहा है। तो यदि हम ब्यावर जिले की सीमा की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका ब्यावर, और ब्यावर की यदि हम सीमा की बात करें तो सबसे पहले आपकी नागौर से, आप लोग मैप की सहायता से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा? नागौर के बाद कौन? जोधपुर ग्रामीण के बाद इधर आपकी सीमा बना रहा है कौन? पाली के बाद इधर चलें तो सीमा बना रहा है राजसमंद के बाद आगे यदि हम बात करें तो इससे सीमा बना रहा है भीलवाड़ा, केकड़ी और अजमेर। इस प्रकार से ब्यावर जिले से सीमा बनाने वाले यानी इसके जो सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि ब्यावर से सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या है 7। ज़िलों की संख्या कितनी है? 7 ज़िले कौन कौन से हैं? तो इनको भी आप लोग चाहो तो एक लाइन याद रखो और आपके साथों के साथों ज़िले याद। लाइन आपको क्या याद रखनी है? लाइन आपको याद रखनी है कि अपना जो राज है, अपना राज जो है वो कभी भी, अपना राज कभी भी किसी को बताओ तो अवेयर होके बताना। कैसे बताना? अवेयर होके बताना। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हर किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते, तो अपना राज किसी को भी बताओ तो कैसे बताना? अवेयर होके बताना। ए का मतलब हो जाएगा अजमेर। ए का मतलब क्या हो जाएगा? अजमेर। पी का मतलब हो जाएगा पाली। पी का मतलब हो जाएगा आपका पाली। ना का मतलब हो जाएगा नागौर। ना का मतलब नागौर। ये आपके हो गए 3 ज़िले। उसके बाद बात करते हैं आर ए का मतलब हो जाएगा राजसमंद। रा का मतलब हो जाएगा राजसमंद। उसके बाद जे का मतलब हो जाएगा जोधपुर। उसके बाद बात करते हैं के का मतलब हो जाएगा आपका केकड़ी जिला। और भी का मतलब हो जाएगा भीलवाड़ा जिला। इस प्रकार से ये आपके ब्यावर जिन 7 जिलों से सीमा बनाता है उसको याद करने के लिए आपको सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि अपना राज कभी भी बताओ तो अवेयर होके बताना। कैसे बताना है? अवेयर होके बताना है। तो ए का मतलब अजमेर, पी का मतलब पाली, ना का मतलब नागौर, रा का मतलब राजसमंद, जे का मतलब जोधपुर, के का मतलब केकड़ी, भी का मतलब भीलवाड़ा। अवेयर का मतलब ये सारे सीमा बना रहे हैं किससे? ब्यावर से सीमा बना रहे हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो ज़िला है इसकी और क्या खास बात है। और यदि हम खास बात के बारे में बात करें तो आप पिछले वाले मैप में देखिए, आप लोगों को कुछ वाइट दिखाई दे रहा होगा। ये जो वाइट आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन आपका राजसमंद का है। ये पोर्शन किसका है? राजसमंद का है। इसका मतलब ब्यावर जिला जो है, ब्यावर जिला राजसमंद जिले को, कौन से जिले को? राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिले को 2 भागों में विभाजित करता है। राजसमंद जिले को 2 भागों में विभाजित करता है। 2 भागों में विभाजित करता है। तो पहला फैक्ट हो गया हमारा ये। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजसमंद जिले को विखंडित करने वाला जिला कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? ब्यावर जिला। अब इससे रिलेटेड अन्य तथ्यों पे बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ और इसकी स्थापनाकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यावर जिले के स्थापनाकर्ता के बारे में। यदि हम बात करें ब्यावर जिले की स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना एक अंग्रेज़ अधिकारी के द्वारा की गई थी। तो स्थापना की यदि हम बात करें तो 1936 में। कब की गई? तो हमारा आंसर होगा 1936 में। और 1936 में एक अंग्रेज़ अधिकारी के द्वारा की गई थी और उस अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था कर्नल डिक्सन। 1936 लिख दिया मैंने, 1836 होगा। 1836 में किसके द्वारा? कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। अब
कर्नल डिक्सन ने जब इसकी स्थापना की थी तो स्थापना के समय ब्यावर का जो नाम हुआ करता था वो नाम हुआ करता था नया कस्बा, नया कस्बा, या इस नए कस्बे को कहा जाता था नया नगर। क्या कहा जाता था? नया नगर। अब कर्नल डिक्सन ने जब इसकी स्थापना की थी तो इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी, मेरों से बचने के लिए इसके चारों तरफ परकोटा बनाया था, चारों तरफ परकोटा। तो भारत का अंतिम परकोटा युक्त नगर, भारत का अंतिम परकोटा युक्त नगर कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ब्यावर है। आगे बात करते हैं। अब ये जो परकोटा बनाया गया है, इस परकोटे के चारों तरफ 4 गेट हैं। कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। 4 गेट के यदि आप लोग नाम याद करना चाहो तो सबसे पहला जो गेट है उसका नाम है अजमेरी गेट। क्या नाम है? अजमेरी गेट। दूसरा जो गेट है उस गेट का नाम है सूरजपोल गेट, सूरजपोल गेट। तीसरा जो गेट है उस गेट का नाम है मेवाड़ी गेट, जो मेवाड़ की तरफ खुलता है, मेवाड़ी गेट। और चौथा जो गेट है उस गेट का नाम है आपका चांग गेट। चांद गेट मत कर देना, इसका नाम है चांग गेट। और आगे हम देखेंगे चांग गेट का संबंध राजस्थान में एक घटना से है। वो कौन सी घटना है उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका इसकी स्थापना से रिलेटेड। अब बात आती है कि इसका जो नामकरण है, नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण की यदि हम बात करें कि इसका जो नामकरण है वो नामकरण ब्यावर कैसे हुआ, तो नामकरण के संबंध में प्रचलित है कि यहाँ पे ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी, ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी, सैनिक छावनी जिसको हम बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में टोटल 6 छावनियाँ थी। राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। उन 6 छावनियों में से एक छावनी का नाम था ब्यावर। वो जो ब्यावर छावनी थी, उस ब्यावर छावनी के बाद एक बोर्ड लगा हुआ रहता था। ब्यावर छावनी के बाद बाहर क्या लगा रहता था? एक बोर्ड लगा हुआ रहता था और बोर्ड के ऊपर लिखा रहता था बी अवेयर, बी अवेयर। ये जो आपका बी अवेयर है, इस बी अवेयर को मिला के और वर्तमान में हमारा जो नाम आया है वो आया है ब्यावर। कौन सा नाम आया है? ब्यावर। तो बी अवेयर करते करते हम लोगों ने इसका जो अपभ्रंश है उसको क्या बना दिया? ब्यावर बना दिया। तो इस प्रकार से आपका ब्यावर का नामकरण होता है। किससे? बी अवेयर को लेकर। बी अवेयर लिखा हुआ था क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी और यहाँ पे मेरवाड़ा रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था। मेरवाड़ा रेजिमेंट जो थी उसका मुख्यालय हुआ करता था, रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था। तो उस मुख्यालय की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ रहता था बी अवेयर, और बी अवेयर को हम लोगों ने अपभ्रंश में ले जाकर क्या कर दिया? ब्यावर कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्यावर जो है इसका नामकरण ब्यावर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे लिए ब्यावर जो है उसका क्या क्या महत्व है। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका पहला जो फैक्ट आता है हमारे सामने ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो ये फैक्ट आता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, जिसको हम बोलते हैं टोडगढ़, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोडगढ़, टोडगढ़ चोटी, या इसी चोटी को बोला जाता है मायरा जी, मायरा जी, या इसी को बोला जाता है गोराम जी। इसी को क्या बोला जाता है? गोराम जी। ये जो चोटी है, ये चोटी पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि अजमेर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें, क्योंकि टाटगढ़ कहाँ चला गया है? टाटगढ़ आपका कहाँ चला गया? ब्यावर में चला गया। तो इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। और ये जो चोटी है ये अब आपकी अजमेर ज़िले में नहीं स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? ब्यावर ज़िले में स्थित है। पहला फैक्ट तो आपके सामने ये हो गया। अब अगर आपको ऑप्शन में मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी में इसका नाम नहीं मिले तब तो हमें तारागढ़ करना ही है, और तारागढ़ हमारी कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं कि टोडगढ़ रावली जो अभ्यारण्य है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का जो विस्तार है, रावली अभ्यारण्य का विस्तार, अभ्यारण्य का विस्तार, ये भी आपका कहाँ पे है? ब्यावर ज़िले में। आगे हम बात करेंगे, जब अभ्यारण्य देखेंगे तो हम इस चीज़ को विस्तार से देखेंगे। तो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है उसका विस्तार भी कहाँ तक है? ब्यावर ज़िले तक है। आगे बात करते हैं, क्या ब्यावर से संबंधित कोई नदी है? तो यदि हम बात करें नदी की, तो यहाँ पे जो नदी है उस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी जो है, खारी नदी पर ब्यावर में, ब्यावर का एक गांव पड़ता है,
गांव का नाम है झालिया ग्राम। कौन सा ग्राम? झालिया ग्राम। झालिया गांव जो है, इस झालिया गांव में खारी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है नारायण सागर। बांध का नाम क्या है? नारायण सागर बांध। कौन सा बांध? नारायण सागर बांध। ये जो नारायण सागर बांध है, ये पहले अजमेर का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। तो वर्तमान में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो बांध है, ये आपका ब्यावर का सबसे बड़ा बांध है। ब्यावर का सबसे बड़ा बांध, ब्यावर का सबसे बड़ा बांध। अब बात आती है कि इस बांध का जो निर्माण है, वो निर्माण कब हुआ? तो इसकी जो नींव रखी गई थी, वो नींव रखी गई थी आपकी 31 अक्टूबर 1955 को। और इसकी नींव जो रखी थी वो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस बांध की नींव रखी थी और ये बांध आपका बनकर पूर्ण हुआ था कब? 1962 में। तो पहला फैक्ट तो आपके सामने हो गया ही है। तो यदि पूछा जाए कि नारायण सागर बांध, जो कि पहले हम अजमेर ज़िले में पढ़ते थे, अब वो आपके कौन से ज़िले में हो जाएगा? तो हम लोगों का आंसर होगा कहाँ पे? ब्यावर ज़िले में। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे हमारे सामने आता है उद्योग से रिलेटेड कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग स्थित है। तो उद्योगों की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जिनको हम लोग दामोदर दास सेठी के नाम से जानते हैं, दामोदर दास सेठी। दामोदर दास सेठी जो है, ये मूलतः आपके पोखरण जैसलमेर निवासी थे। यानी इनकी जो जन्मभूमि थी वो कौन सी थी? पोखरण, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही है, कर्म भूमि कहाँ पे रही है? तो वो आपकी ब्यावर रही है, ब्यावर। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध दामोदर दास सेठी जो है, सॉरी राठी, माफ़ी चाहूँगा मैं, गलती से आप लोगों के लिए सेठी लिख दिया। तो ये क्या होगा? दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी। इनका कर्मभूमि कौन सी है? तो हम लोगों का आंसर होगा ब्यावर। अब दामोदर दास राठी के द्वारा सन 1889 में अजमेर में एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती है, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल होती है। और उस सूती वस्त्र मिल का जो नाम है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये आपकी राजस्थान की प्रथम सूती मिल। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल, जिसका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी आपकी कहाँ पे स्थापित की गई? ब्यावर में स्थापित की गई थी, और ये स्थापित की गई थी 1906 को। फिर उसके बाद तीसरी मिल देखते हैं हम राजस्थान की सूती वस्त्र की, और उस मिल का नाम है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1925 में, 1925 ईस्वी। इस प्रकार से राजस्थान की सूती वस्त्र की प्रथम तीन मिलें, सूती वस्त्र की प्रथम तीन मिलें कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये हमारे ब्यावर ज़िले में स्थापित की गई थी। और स्थान कौन सा? तो हमारा आंसर होगा क्या? ब्यावर। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अजमेर से हम लोगों ने इसमें एक तहसील मिलाई है, और तहसील का नाम है विजयनगर। तो विजयनगर कॉटन मिल्स, इसका संबंध भी कहाँ से है? ब्यावर ज़िले से। विजयनगर कॉटन मिल्स राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कौन सा ज़िला? ब्यावर ज़िला। उसके बाद अन्य उद्योग की यदि हम बात करें तो यहाँ का सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग? तो हमारा आंसर होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध फैक्ट्री स्थित है श्री सीमेंट की। सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें तो कौन सी फैक्ट्री? श्री सीमेंट। और श्री सीमेंट का आप लोगों को पता होगा कि ये श्री सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान की
वो फैक्ट्री है जिसको पर्यावरण क्षेत्र में यानी इको फ्रेंडली होने के कारण गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कौन सी फैक्ट्री को दिया गया? श्री सीमेंट फैक्ट्री को दिया गया। तो ये हो गए आपके ब्यावर से रिलेटेड जो उद्योगों से रिलेटेड फैक्ट थे, वो सारे के सारे फैक्ट। आगे हम बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड अन्य फैक्ट की। तो अगला फैक्ट आता है आपके सामने। यहाँ पे एक तालाब स्थित है और उस तालाब का नाम है फूल सागर बीर तालाब। फूल सागर बीर तालाब। बीर तालाब, ये जो तालाब है ये आपका ब्यावर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ब्यावर ज़िले में। ब्यावर ज़िले में इसका जो निर्माण है वो 1872 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1872 ईस्वी में करवाया गया। और 1872 ईस्वी में इसका जो निर्माण करवाया गया वो कर्नल डिक्सन के द्वारा, जिन्होंने ब्यावर नगर बसाया था। तो कर्नल डिक्सन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1872 ईस्वी में करवाया गया। तो ये आपके इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस ज़िले की पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति यानी ब्यावर ज़िले को पेयजल आपूर्ति, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिसको हम बिसलपुर पेयजल परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इसको पेयजल आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बिसलपुर से। आपूर्ति कहाँ से होती है? बिसलपुर से। फिर आगे बात करते हैं, अरावली का एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है आपका बरदर्रा। दर्रा कौन सा? बरदर्रा। बरदर्रा जो कि आपका ब्यावर जो है उस ब्यावर को जोड़ता है बर से। ब्यावर जो है ब्यावर को किससे जोड़ता है? बर। बर कहाँ पड़ता है? पाली में। बर पाली को ब्यावर से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बरदर्रा। और बरदर्रा भी कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ब्यावर में स्थित है। पहले हम लोग इसका आंसर किया करते थे क्योंकि ये पाली और ब्यावर की बॉर्डर पे स्थित था, तो हम लोग कभी इसको अजमेर में मानते थे, कभी इसको पाली में मानते थे, लेकिन बरदर्रा आपका कहाँ पे स्थित होगा? ब्यावर में स्थित होगा। तो ये आपके ज्योग्राफी के तमाम फैक्ट जो मेरे हिसाब से हम लोगों को पता होने चाहिए, और एग्जामिनर अगर चाहे तो हम लोगों से ये फैक्ट पूछ सकता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके कुछ पॉलिटिकल फैक्ट, यानी राजनीति से जुड़े हुए इसके क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सूचना का अधिकार। तो सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार जो कानून है, इस कानून की पृष्ठभूमि जो है इसका संबंध हमारे ब्यावर जिले से रहा है। सूचना का अधिकार। अब आप बोलोगे सर इसका संबंध ब्यावर जिले से कैसे रहा है? तो सूचना के अधिकार के लिए सबसे पहले आंदोलन की जो शुरुआत की थी, सबसे पहले आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी अरुणा राय ने। किसने की थी? अरुणा राय। अरुणा राय के द्वारा सूचना का जो अधिकार है उसको लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अरुणा राय के कई बार आपको संगठन का नाम पूछा जाता है, तो इनका संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। शक्ति संगठन ये किसका है? तो हम लोगों का आंसर होगा अरुणा राय का। अब अरुणा राय जो है इनको मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुणा राय को। अरुणा राय को। अब अरुणा राय ने 6 अप्रैल 1995 को, 6 अप्रैल 1995 को, मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि ब्यावर का जो चांग गेट है, चांग गेट के बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। तो ब्यावर के चांग गेट से, चांग गेट से ये जो आपका सूचना का अधिकार है इसको लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सूचना के अधिकार को लेकर जो अरुणा राय द्वारा आंदोलन चलाया गया उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी ब्यावर के चांग गेट से। अब इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने राज्य में सूचना का कानून, राज्य में सूचना का कानून
सूचना का अधिकार कानून लागू किया। अब ये तो राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया, लेकिन ये कानून इतना ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक एक्ट की ज़रूरत थी, और सूचना का अधिकार एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई एक्ट बोलते हैं, आपका आरटीआई एक्ट आता है 2005 में। और आरटीआई एक्ट की जो धारा 15 है, इस धारा 15 के तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राज्य सूचना आयोग। और राज्य सूचना आयोग जो है, इस राज्य सूचना आयोग के यदि हम गठन की बात करें तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो आपका गठन होता है 13 अप्रैल 2006 को, और 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति होती है किसकी? एमडी कोरानी की। नियुक्ति होती है किसकी? एमडी कोरानी। तो इस प्रकार से ये आपका सूचना का अधिकार कानून जो था उसका संबंध भी राजस्थान के कौन से जिले से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ब्यावर से। इस आंदोलन की प्रणेता तो हम लोगों का आंसर होगा अरुणा राय, और अरुणा राय का संगठन यदि आप लोगों से पूछे तो उसका नाम होगा मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरुणा राय को मैग्सेस पुरस्कार दिया जा चुका है, और इन्होंने ये जो सूचना का अधिकार को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी वो 6 अप्रैल 1995 को की थी। और कहाँ से की थी? चांग गेट। चांग गेट कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर में। तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? ब्यावर जिले से। 2000 ईस्वी में राजस्थान राज्य के द्वारा कौन सा अधिकार दिया गया? सूचना का अधिकार। और भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया, जिसकी क्रियान्विति में हमने राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। स्थापना कब की, यानी इसका जो गठन है वो गठन कब हुआ? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 13 अप्रैल 2006 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम है एमडी कोरानी, इनकी नियुक्ति कब हुई? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 18 अप्रैल 2006 को। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल फैक्ट, जो कि आपका कहाँ से जुड़ा हुआ था? ब्यावर से जुड़ा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं की। इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 2 क्रांतियाँ ऐसी थी जिनमें क्रांति नहीं हुई थी। तो ऐसे में पहली जो हम छावनी पढ़ते हैं उसका नाम है ब्यावर। उसका नाम क्या है? ब्यावर। ब्यावर जो सैनिक छावनी थी, ब्यावर सैनिक छावनी, इसमें क्रांति नहीं हुई थी। इसमें क्रांति नहीं हुई थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरी ऐसी कौन सी छावनी थी जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। तो अगला फैक्ट आपका इसका हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, और वो ये आता है कि ब्यावर जो है, ब्यावर का संबंध आपकी और कौन कौन से ऐतिहासिक स्थलों से रहा है। तो हम बात करते हैं बिरांटिया खुर्द की। बिरांटिया खुर्द। बिरांटिया खुर्द जो है ये आपका रायपुर तहसील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रायपुर तहसील में स्थित है। और रायपुर को हमने कहाँ पे मिला दिया? ब्यावर में। रायपुर में स्थित है। यहाँ बाबा रामदेव का, किसका? बाबा रामदेव का 5 मंजिला मंदिर स्थित है। अब यहाँ पे मेला कब भरता है? तो मेले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो मेला भरता है वो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहाँ पे क्या भरता है? प्रसिद्ध मेला भरता है। किसका? बाबा रामदेव का। कहाँ पे भरता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बिराटिया। आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक स्थान स्थित है और उस स्थान को जाना जाता है दादी धाम के नाम से। दादी धाम जो है ये माना जाता है कि झुंझुनू में जो दादी सती का मंदिर है, दादी सती का जो मंदिर है स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में। इसकी प्रतिकृति है। इसकी क्या है? प्रतिकृति है। कौन सा धाम? दादी धाम, जो कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ का तिल से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, तिल से बनी वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, तिल से बनी खाद्य वस्तुएं।
जिनमें आपकी तिल पट्टी सबसे फेमस है। तो तिल पट्टी कहाँ की फेमस है? तो हम लोगों का आंसर होगा कहाँ की? ब्यावर की। फिर आगे बात करते हैं, ब्यावर में होली के मतलब धुलंडी के दिन यहाँ पे बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसपे कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, बादशाह की सवारी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी ब्यावर की प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और ये निकाली जाती है आपकी चैत्र प्रतिपदा, जिसको हम धुलंडी का दिन मानते हैं। धुलंडी के दिन क्या निकाली जाती है? बादशाह की सवारी। फिर यदि बात करें तो ब्यावर में मनाई जाने वाली होली, तो ब्यावर की आपकी देवर भाभी की होली फेमस है। देवर भाभी की होली, और ये होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये आपके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट। सबसे पहला, ब्यावर सैनिक छावनी ऐसी थी जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी। फिर बिराटे खुर्द, जहाँ पे बाबा रामदेव जी का 5 मंजिला मंदिर स्थित है, और यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है उसके दिन मेला आयोजित होता है। फिर दादी धाम, जो कि दादी सती झुंझुनू वाली जो है उनके मंदिर की जो प्रतिकृति मानी जाती है। और फिर हमने देखा कि तिल से बनी हुई खाद्य वस्तुओं के लिए ब्यावर प्रसिद्ध है, खास तौर से तिल पट्टी के लिए। और धुलंडी के दिन यहाँ पे बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जो कि किस दिन मनाया जाता है? चैत्र प्रतिपदा को। और यहाँ की जो होली है उस होली को हम बोलते हैं देवर भाभी की होली, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रसिद्ध गणितज्ञ आते हैं, और उन गणितज्ञ का नाम है डंकन सोमरविल। डंकन सोमरविल जो है, इनका जो जन्म हुआ था, डंकन सोमरविल, ये क्या है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि डंकन सोमरविल आपके शास्त्रीय गणितज्ञ है। क्या है? शास्त्रीय गणितज्ञ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म आपका ब्यावर में हुआ था। इनका जन्म किस जिले में? ब्यावर जिले में। अब इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और हैं, उन घटनाओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। राज्य का प्रथम साक्षर गांव किसको कहा जाता है? मसूदा को, जो पहले अजमेर में स्थित हुआ करता था, अब कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में स्थित है। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम साक्षर गांव मसूदा कहाँ पे स्थित है? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? ब्यावर स्थित होगा। फिर ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो यहाँ के 2 युद्ध फेमस है। उन दोनों युद्धों की बात करें तो पहला जो युद्ध है उसका नाम है बदनौर का युद्ध। उसका नाम क्या है? बदनौर का युद्ध। बदनौर जो कि पहले आपका भीलवाड़ा में पड़ता था, और अब कौन से ज़िले में पड़ता है? तो हम लोगों का आंसर होगा ब्यावर ज़िले में। बदनौर का युद्ध जो है, ये युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा, मेवाड़ के कुंभा, और इनके अपोजिशन में जो थे उनमें एक का नाम था कुतुबुद्दीन शाह। और ये कहाँ के थे? ये थे आपके गुजरात के। और इनके साथ इनका जो सहयोग किया था वो किसने किया था? महमूद खिलजी, जिसका संबंध कहाँ से था? मालवा से। आप लोगों को पता होगा कि कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने 1456 ईस्वी में, कब? 1456 ईस्वी में कुंभा के खिलाफ एक संधि की थी। उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के अनुसार इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये लोग मिलकर कुंभा के ऊपर अटैक करेंगे, और इनके मध्य बदनौर का युद्ध होता है, जिसमें विजय कौन होता है? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जो है वो इसमें विजय होता है। तो महाराणा कुंभा ने बदनौर का जो युद्ध है वो किसके खिलाफ लड़ा था? कुतुबुद्दीन शाह, जो कि आपके गुजरात के थे, और महमूद खिलजी, जो कि कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। एक युद्ध और है जो आपका ब्यावर जिला से जुड़ा हुआ है, और उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। अब गिरी सुमेल के युद्ध की यदि हम बात करें तो गिरी सुमेल का जो युद्ध था, ये सबसे पहला फैक्ट होता कब है? तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है 5 जनवरी
1544 को, 1544 को। ये युद्ध होता है आपका गिरी सुमेल नामक जो स्थान है, ये आपका जैतारण के नज़दीक पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जैतारण के नज़दीक पड़ता है, इसलिए इस युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? जैतारण का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध होता है आपका मारवाड़ के शासक जिनका नाम था मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। इनके सामने कौन थे? शेरशाह सूरी। अब यहाँ से आपके मालदेव के 2 सेनापतियों के नाम पूछे जाते हैं। तो मालदेव के जो सेनापति थे उनमें पहला जो सेनापति था उसका नाम था जेता, और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था कुंपा। यानी जेता और कुंपा जो कि किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। लेकिन इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है, इनका जो साथ दिया था वो एक तो आपके दिया था मेड़ता के विरमदेव ने, मेड़ता के विरमदेव जो कि कहाँ के थे? मेड़ता के। और दूसरा शेरशाह सूरी का साथ दिया था कल्याणमल ने, कल्याणमल जो कि कहाँ का था? बीकानेर का था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कल्याणमल जो है वो किसका पुत्र था। तो शेरशाह सूरी का ये साथ किसने दिया? विरमदेव मेड़ता और कल्याणमल बीकानेर ने। जबकि मालदेव के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? जेता और कुंपा। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी ने छल कपट की सहायता से मालदेव को जेता और कुंपा के खिलाफ भड़का दिया था। ऐसे में मालदेव जो है वो उसके और जेता कुंपा के बीच मनमुटाव हो जाता है और मालदेव जो है वो युद्ध मैदान से निकल जाते हैं। तो बाद में युद्ध जो करते हैं वो कौन करते हैं? जेता और कुंपा। और इस युद्ध में जेता और कुंपा इतनी वीरता के साथ लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की हालत ख़राब कर देते हैं। अब शेरशाह सूरी की सेना हार रही होती है। उसी समय शेरशाह सूरी के लिए आरक्षित टुकड़ी की व्यवस्था कौन करता है? तो उसका आंसर होगा जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी के द्वारा शेरशाह सूरी की सहायता की जाती है और शेरशाह सूरी जो है वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध के बारे में फरिश्ता जो है, फरिश्ता अपनी पुस्तक का नाम क्या है? तारीख़ फरिश्ता। इसमें लिखता है कि इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक लाइन बोली थी कि या अल्लाह का शुक्र है वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये लाइन कौन लिखता है? फरिश्ता लिखता है। किसमें? तारीख़ फरिश्ता में। कि ये शेरशाह सूरी जो है युद्ध के बाद उनके ये शब्द थे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो इस प्रकार से गिरी सुमेल का जो युद्ध है कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को। ये युद्ध कहाँ पे? जैतारण के नज़दीक गिरी सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। कई बार इसको आपको जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। मालदेव के सेनापति कौन कौन? जेता और कुंपा। फिर शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी? विरमदेव मेड़ता और कल्याणमल बीकानेर ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कल्याणमल जो है वो किसके पुत्र थे। फिर शेरशाह सूरी हारने ही वाला था, उसी समय एक आरक्षित सेना लेकर आता है इसकी सहायता के लिए और उसका नाम होता है जलाल खां जलवानी। और किसी भी प्रकार से छल कपट से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीतने में कामयाब रहता है। और फरिश्ता लिखता है तारीख़ फरिश्ता में कि इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये आपके गिरी सुमेल के बारे में प्रसिद्ध कथन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनमें से जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ये सारे के सारे वो फैक्ट हैं जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। और लास्ट हम इसके बारे में एक फैक्ट की बात करते हैं और वो फैक्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। बात करते हैं हम गोपाल सिंह खरवा की। गोपाल सिंह खरवा का संबंध ब्यावर जिले के खरवा गांव से। कौन से गांव से? खरवा गांव से। इनका गांव था खरवा, इसी के कारण इनके आगे क्या लगता है? खरवा लगता है। गोपाल सिंह खरवा की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि रास बिहारी बोस जो है उनके द्वारा पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति चलाई जा रही थी। उसमें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो है
सशस्त्र क्रांति। इसका जो नेतृत्व सौंपा गया था वो सौंपा गया था गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को। भूप सिंह जिनको हम लोग विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं, विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं। यानी गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह जिसको हम विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं, इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो थी उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। फिर एक फैक्ट और बनता है कि विजय सिंह पथिक जो है इनको कैद कहाँ किया गया? तो इनको कैद किया गया था टोडगढ़ किले में। कौन से किले में? टोडगढ़ किले में। टोडगढ़ किला, टोडगढ़ किले की यदि हम बात करें तो टोडगढ़ किला आपका ब्यावर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। टोडगढ़ जो है ये कौन से गांव के नज़दीक स्थित है? तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है बोरवाड़ा। स्थान का नाम क्या है? बोरवाड़ा। बोरवाड़ा नामक स्थान पर कौन सा दुर्ग स्थित है? टोडगढ़ का दुर्ग स्थित है। और इसी बोरवाड़ा नामक स्थान पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था फादर रोब। इनके द्वारा एक चर्च की स्थापना की गई थी, प्रोटेस्टेंट चर्च। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फादर रोव के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? बोरवाड़ा में। बोरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टोडगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, कर्नल जेम्स टोड, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या किया गया? टोडगढ़ दुर्ग किया गया। इसी टोडगढ़ किले के नज़दीक ब्यावर का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसको हम लोग रावली टोडगढ़ के नाम से जानते हैं, रावली टोडगढ़। तो ये आपके ब्यावर ज़िले के बारे में तमाम फैक्ट जो हम लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रयास किया है कि ब्यावर से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट थे उन फैक्ट को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, और यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अजमेर से अलग हुए एक ज़िले के बारे में, और उस ज़िले का नाम क्या है? केकड़ी। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से एक नए ज़िले की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।